गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है, आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट आए थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोगों ने सबसे पहले कार्बोनाइन देखा था। पहले तो आपको ये बताया था कि कार्बोनाइन कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उस कार्बोनाइन के स्थायित्व का क्या क्रम है। फिर आपको ये बताया था कि अगर कार्बोनाइन दे रखे हों और वो कम स्थायी है तो पुनर्विन्यास के द्वारा कैसे वो अधिक स्थायी में कन्वर्ट होता है, ये सब आपको बता रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको मैं जो रीअरेंज था, पुनर्विन्यास था, वो सिखा रहा था। इसमें सबसे पहला आपको बताया था हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा बताया था एल्काइल शिफ्ट, थर्ड फिनाइल शिफ्ट, फोर्थ रिंग एक्सपांसन वलय प्रसार, और फिफ्थ जो बताना था वो था वलय संकुचन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोनाइन का पुनर्विन्यास। कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास या कार्बोनाइन का पुनर्विन्यास, इसको कहेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो कार्बोनाइन वो कैसे पुनर्विन्यास हो रहा है। तो इसे मैंने पहले आपको बता दिया कि 5 मेथड है, 4 में आपको समझा चुका था। हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांसन बता दिया था। 5th नंबर अपने को देखना था रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन यानी वलय संकुचन, यानी वलय संकुचित होके भी अपने स्थायित्व को बढ़ाती है जब मध्यवर्ती कार्बोनाइन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखना है अपने को। देखो, आप लोगों के पास जब वलय के पड़ोस में कार्बोनाइन था, मैंने पहले भी कहा था, जब वलय के पड़ोस में धनावेश है तो अपन वलय प्रसार के बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण भी दिया था कि अपने प्लॉट के पड़ोस में कोई खाली प्लॉट है तो थोड़ा सा दबा लेते हैं जमीन। जैसे अपने खेत के पास में दूसरी खेत है ना की जमीन है तो उसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा या वो थोड़ा थोड़ा, तो ये होता है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण करने के लिए जगह चाहिए ना। मान ली दीवार बनी हुई है, अब उसमें अतिक्रमण कैसे करेंगे? दीवार को थोड़ी खिसकाओगे कि तू खिसक जा थोड़ी सी, नहीं, बस तोड़ना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा। तो अतिक्रमण की संभावना ही कहाँ है? जब पास में कोई गुंजाइश है। तो ये गुंजाइश कार्बोनाइन के रीअरेंजमेंट में है। कब? जब वलय के पड़ोस में धनावेश था तब प्रसार की गुंजाइश थी। और संकुचन कब होगा? वलय कब संकुचित हो सकती है? जब वलय पर ही धनावेश हो। सुन लेना, यहां वलय संकुचन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कब है? जब वलय पर ही धनावेश हो। कैसे? अब ये बात कहीं नहीं लिखते हम लोग कि भाई वलय पर धनावेश हो तो ऐसा हो सकता है। वलय पर धनावेश है, जब वलय पर धनावेश है तो यहां से चलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना, वलय संकुचन तभी संभव है जब वलय पर धनावेश है। अब देखो आप, ये 7 की वलय है और मैं आपको बताऊं कि जब संकुचित होता है तो उसमें जहां से धनावेश वहां से 1 2 3 काउंट करिए। पहले भी अपन ने 2 3 को तोड़ा था पहले भी अपन ने 2 3 को तोड़ा था और उसको तोड़कर 1 से जोड़ा था। वही काम यहां करना है। ठीक है, जोड़ तोड़ वही करना है, पर संकुचन वाला मामला तभी होगा, सुन लीजिए, जब वलय पर धनावेश हो।
एक बार मैं इसी को बनाऊंगा, ये पॉजिटिव है, और मैं ये कह रहा हूं 1 2 3 4, उसमें भी 2 3 बंद को तोड़ा था, 2 और 3 को तोड़ा था, और 3 को 1 से जोड़ा था, ऐसे। यस, जब इस 2 3 को तोड़कर 1 से जोड़ा था तो अब धनावेश इस पर चला गया। यस, ये जोड़ तोड़ का वही तरीका है, फिर सुन लीजिए आप, ऐसा है, धनावेश यहां है, मैं इसी को बना रहा हूं, ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, 2 3 को तोड़ो, 2 और 3 को तोड़ो और 1 से जोड़ो, जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये तो हो गया उदासीन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यहां पर क्या आ गया, धनावेश, ये बन गया। इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, कैसे, 6 कार्बन की बल है, 6 कार्बन की बल है, और उस पर यहां पॉजिटिव। मैंने आपको कहा था कि 6 कार्बन की बल है और पड़ोस में धनावेश है, तो वहां प्रसार नहीं होता है, 6 वाली प्रसार होके 7 में नहीं जाएगी, समझ में? तो अब ये 6 वाली प्रसार नहीं कर सकती, पर यहां 7 वाली पर धनावेश है, तो संकुचित होकर 6 में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो वलय संकुचन वलय प्रसार के बाद में एक रीअरेंजमेंट और हो सकता है, तो यहां से जो हाइड्राइड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां होने से यहां धनावेश बन गया। तो जो नाभिक स्नेही आएगा, जो धनावेश को चाहने वाला आएगा इसमें, वो यहां, जैसे मान लीजिए आपके पास यह धनावेश यह Cl है, और इसमें जब रिएक्शन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकलता है, और इस पर यह धनावेश ऐसे आता है। जब ये मध्यवर्ती बनता है तो यहां नाभिक स्नेही आना चाहिए, लेकिन नाभिक स्नेही यहां नहीं आके नाभिक स्नेही यहां आता है, वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है। जब SN1 रिएक्शन होती है तो ध्यान रखना बच्चों, कार्बोधनायन बनता है, बताएंगे आगे, और उसमें कार्बोधनायन पर जहां जहां कार्बोधनायन बनता है वहां वहां नाभिक स्नेही अटैक करता है, वो प्रोडक्ट सारे बनते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वहां बनता है जहां कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनता है, ठीक बात। तो इस तरीके से यहां जब ये हटता है यहां धनावेश बनता है, और ये बन गया, वो बन गया। तो कुल मिला के कहानी ये है कि बच्चों 7 वाली का संकुचन हो गया है, 7 वाली का हो गया है 6 में क्या संकुचन। अब मैं 6 वाली लेता हूं, 6 वाली वलय पर धनावेश है, अब ये संकुचित होगी तो 1 2 3, और यहां से 2 3 टूट के यहां से जुड़ेगा, और 5 वाली वलय बनेगी। तो बच्चों 5 वाली जो वलय है वो 6 की तुलना में कम स्थायी होती है, इसलिए यहां ये नहीं होगा। कौन सा काम, कैसे, ऐसा बनेगा, ऐसा समझाता हूं कैसे, आपको बता तो देता हूं, लेकिन वो काम होगा नहीं, बता देता हूं पर होगा नहीं। कि अगर यहां वलय पर धनावेश है, वलय पर धनावेश, और मैं संकुचन की बात करता हूं, तो 2 3 को तोड़कर 1 से जोड़ूंगा, पहले जो है वो बना देता हूं, ऐसा है, यह धनावेश है, 2 और 3 ये है, 1 2 3, इसको यहां से तोड़ना है, इसको यहां जोड़ना है, बात समझ आई। जैसे इसको यहां किया तो धनावेश कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, बोलो। अब वलय कितने की है, 5 की है, और 5 की वलय है तो इसके ऊपर यहां क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बात समझ आ रही है।
अब इसमें आगे ये जाएगा ही नहीं। पहली बात तो 5 की वलय ही 6 से कम स्थायी है, तो ये रास्ता इधर जाता ही नहीं है। वो तो ये बनेगा, उसके बाद में ये जाएगा क्या कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये रास्ता अनुकूल नहीं है। 6 वाली वलय 5 में संकुचित नहीं होती है, कभी नहीं होने वाली है यहाँ। ठीक है, आगे देखो आप, अगर आपके पास ऑलरेडी 5 की है और उस पर धनावेश है तो वो 4 में नहीं जाएगी, उसमें आगे नहीं जाएगी। यहाँ से यहाँ तोड़ के यहाँ जोड़ोगे, बता देता हूँ कैसे। बताने का कोई टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लग रहा है, कोरोना नहीं होता है बताने से, इसलिए यहाँ धनावेश था 1 2 3। बता तो रहा हूं पर ये काम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बनने वाला इसकी तुलना में कम स्थायी है। अब देखो आप, 2 और 3 को तोड़ा और 3 को 1 से जोड़ा, जोड़ते ही क्या हो गया, 4 की वलय हो गई। 4 की वलय हो गई तो इस पर पॉजिटिव आ गया। ये वाला जो, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल ही गया ना। अब फिर कहते हैं कि रीअरेंजमेंट के बाद एक पुनर्विन्यास हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। लेकिन ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि इस 5 की तुलना में 4 वाली बेकार ही है। मैंने कह रखा है कि 4 वाली वलय की तुलना में 5 वाली ज़्यादा स्थायी है और 5 की तुलना में 6 वाली ज़्यादा स्थायी है। तो जो ज़्यादा स्थायी है वो कम स्थायी में नहीं जाती है। तो देखो 7 से 6 गया, 6 से 5 नहीं गया, 5 से 4 नहीं गया। अब ये देखना है कि 4 से 3 जाएगा क्या। 4 से 3 जाएगा क्या, ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो उसको हटाकर बताते हैं यहाँ। देखो अपने पास 4 की वलय है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव से 1 2 3। जब वलय का संकुचन होता है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वलय पर धनावेश हो। वलय पर क्या हो, धनावेश हो। जब वलय पर धनावेश होगा तो ही संकुचन होगा, और उसमें 2 3 टूटेगा और 3 वाला 1 से जुड़ेगा। देखो यहां पॉजिटिव था, 2 और 3 टूटेगा, 1 से जुड़ेगा, जुड़ गया। जैसे यहां से टूट के इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका धनावेश यहां खत्म हो गया और यहां धनावेश आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको सिस्टमेटिक आप कैसे लिख सकते हैं। 3 कार्बन की वलय है, 1 2 3, और उसके 1 कार्बन पर CH2 पॉजिटिव है। ये बंद नहीं है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये इससे बनाया हुआ है। इसको याद करो आप, CPM। ये तो ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, और इसमें आगे पुनर्विन्यास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो CPM है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये अपने आप में स्टेबल है भाई, बात समझ में आ गई। तो यहां ये जो 4 वाला है वो 3 में जा रहा है। जब ये मध्यवर्ती बनेगा तो यहां अटैक नहीं होगा, अटैक होगा यहां, समझेगा। तो वलय संकुचन में आप क्या क्या देखते हैं वो देखिए आप। वलय संकुचन अगर 7 वाली है तो 6 में जाएगी, ठीक है। 6 वाली जो वलय है वो 5 में नहीं जाएगी। ये रास्ता अनुकूल है, ये रास्ता नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। 5 वाली कहती है 4 में जाऊं, हम कहते हैं मत जा, क्योंकि 5 वाली ज्यादा स्टेबल है। 4 वाली कहती है 3 में जाऊं, बोले जा, क्योंकि 3 वहां से CPM बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो ये अपने पास एक याद रखने वाली बात आ गई। रीअरेंजमेंट वही होने वाला है जहां पहले से तुलनात्मक ज्यादा स्थायी मिल रहा हो। बात समझ में आ गई।
यही होता है। हो गया। तो ये कहानी थी वलय संकोचन की। अब इसमें भी आपको बहुत बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक से ज़्यादा रास्ते हों तो फिर कौन से रास्ते से जाना है। ठीक है, तो उसी के लिए हम एक आपको क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें आपको रीअरेंजमेंट बताना है। ठीक है, यस। तो इस तरीके से कार्बोधनन का पुनर्विन्यास जो है वो कंप्लीट हो रहा है। या इसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। और देखो जी, ऐसा है, मैं बोर्ड साफ करता हूं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन ऐसा है, यह पॉजिटिव है और 4 वाली है तो 3 में जाएगी, लेकिन चक्कर यह है कि इसमें इधर तो है Cn और इधर CH3। अब जो है इसमें रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट करवाना है और ज्यादा स्थायी क्या बनेगा वो बनाना है आपको। यहां करवाइए। यस, अब देखिए यहां इसको 1 2 3 मान लेता हूं, तो एक तो ये टूट सकता है 2 3, एक इधर से आऊंगा तो 1 2 3। अब सर यही क्यों गए, इसको डैश कह देता हूं। यस, बात तो समझना, मैं 2 3 को तोड़ूंगा तो और 2 3 ये भी है और 2 3 ये भी है। ठीक है, 2 और 3 ये भी बंद है और 2 और 3 ये भी है। अब तोड़ना कौन सा है? अब 2 3 ये लिखो 2 3 ये लिखो तो कॉन्फ्यूज जाओगे, इसलिए मैंने इसको डैश बना दिया, इस वाले रास्ते को डैश बना दिया। यहां से तोड़ के कार्बन बनाऊंगा तो कुछ और बनेगा और यहां से तोड़ के बनाऊंगा तो कुछ और बनेगा। तो कौन सा सही है, तो मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूं, फिर जो आपको अच्छा लगे वो देखना। पहला रास्ता यह है, कौन सा? 2 3 को, 2 तथा 3 को तोड़ने पर जब 2 3 को तोड़ते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक से जुड़ेगा, यहां कैसा बनेगा देखो आप। ऐसा है, यहां पॉजिटिव है और 2 और 3 ये है। ठीक है, 2 और 3 ये है, इसको यहां से तोड़ना है, 2 3 को तोड़ना है और जोड़ना किससे है? 1 से। यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। सिस्टमेटिक लिखेंगे आप। 3 कार्बन वाले बना दिया, एक पर मैंने CN जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो है इसका धनावेश खत्म हो गया है। पहले धनावेश था यहां, जैसे 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो धनावेश यहां आ गया है और ये यहां धनावेश है और ये CH3 है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये बना तो CPM ही है, जिसमें अब यहां CH3 और यहां CN है। अब मैं दूसरा रास्ता बताता हूं आपको। कौन सा? 2 डैश तथा 3 डैश को, 2 डैश तथा 3 डैश को तोड़ने पर ये वाला।
इन दोनों को तोड़ने पर यहां पर क्या आ गया CH3, यहां पर क्या है Cn है, यहां पर क्या है पॉजिटिव। पहले मैं इसको बनाया आपको समझाने के लिए, ये 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश, इस 2 और 3 को 2 डैश 3 डैश को इसको तोड़ना है, यहां से तोड़ना है और इसको 1 से जोड़ना है यहां से। जब जोड़ेंगे तो यहां का धनावेश कहां पहुंच जाएगा यहां, ठीक है। यहां पहुंच गया तो इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, यहां पर CH3 है और यहां जाके यहां Cn आ गया और यहां पॉजिटिव है, ये बन गया। अब रास्ता पहले वाला जाएगा कि दूसरे वाला, ये डिपेंड करेगा इनकी स्टेबिलिटी पर, इन दोनों के स्थायित्व पर डिपेंड करेगा। अब आपको ये देखना है कि इनमें ज्यादा स्थायी कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं यहां कि इस धनावेश के लिए ये CH3 अतिसंयमन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देकर स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि Cn क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी हमेशा कार्बन आयन के स्थायित्व को बेकार करता है और CH इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, प्रतिकर्षी हमेशा धनावेश के स्थायित्व को बढ़ाता है, तुलनात्मक अधिक स्थायी है। इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट, इसको कह देता हूं सेकंड। तो फर्स्ट से सेकंड से अधिक स्थायी है, इससे अधिक स्थायी है, और ये फर्स्ट से कम स्थायी है। समझ, फर्स्ट से क्या है, ये कम स्थायी है, तो कम स्थायी तो उधर से नहीं जाएगा, तो ये वाला रीअरेंजमेंट होगा और ये वाला रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो आप जो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है, जो कि नाभिक को चाहने वाली है, उसका टैग यहां करवाओगे, यहां नहीं करवाओगे, या नहीं करवाना है यहां करवाना है। क्लियर? तो इस तरीके से जो रीअरेंजमेंट है वो अपने आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये हर लेवल पर अपनी मदद करता है। तो इसको अपन यहीं खत्म करते हैं, किसको, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बच्चों ये कार्बोकेटाइन इसी के साथ जो है कंप्लीट होता है, अपने को इतने की जरूरत पड़ेगी। अब अपन लेते हैं मुक्त मूलक। देखिए अब हम लेते हैं दूसरा मुक्त मूलक। ये मध्यवर्ती है, बता दिया था पहले। फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। अब कार्बन पर मुक्त मूलक कैसे बनता है वो आपको पहले बताया हुआ है। ये समान स्विखंडन से बनता है। देखो ये कार्बन है, इसके साथ जेड है ये, ठीक है। जब यहां कोई मुक्त मूलक बनाने वाला आता है, ठीक है, बताऊंगा अभी क्या कंडीशन होती है, है ना। तो वो कंडीशन जब आती है तो ये बंध जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, और यहां कार्बन पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आता है,
और Z पर भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये मुक्त मूलक है। ये फ्री रेडिकल है। समझ आ रही बात? क्या है ये? फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है, समान स्विखंडन से बना है। समान स्विखंडन से बना है। अब देखो इसकी खास बात क्या है, मुक्त मूलक के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। इसका संकरण है, यह बना देता हूं। संकरण है sp2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया एक तरीके से, अष्टक पूरा नहीं है तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन न्यून माना जाएगा ये। अगर इसकी ज्यामिति देखें या शेप देखते हैं, इसकी आकृति देखते हैं तो वो आती है त्रिकोणीय समतलीय। खास बात इसको जो चुंबकीय प्रकृति है वो देखनी है। चुंबकीय प्रकृति में क्या देखते हैं आप लोग? ये देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। और अकेला इलेक्ट्रॉन मिल गया, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो अनुचुंबकीय होता है। अब इसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय प्रकृति क्या हो इसकी? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक। याद रखना, कई बार इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे देता है ऐसे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये देखना है कि इसके लिए अनुकूल क्या है, अनुकूल परिस्थितियां, मुक्त मूलक निर्माण के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां क्या है? देखिए, मुक्त मूलक क्रियाविधि के लिए जैसे अपन एल्केन में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है अनुकूल परिस्थितियों में कि उच्च ताप, अगर आपको उच्च ताप मिल रहा है तो वहां मुक्त मूलक क्रियाविधि हो सकती है। दूसरा, सनलाइट, जिसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, यूवी ऐसे भी लिख देते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने पास क्या होता है भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और सामान्यतया पेरोक्साइड आपको दे रखा है तो वहां भी, पेरोक्साइड दे रखा है तो वहां भी मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा अभिक्रिया आगे बढ़ती है, मतलब वहां मुक्त मूलक बनने की संभावना रहती है। तो ये कहानी थी क्या है ना, मुक्त मूलक बनने की, उसके गुण और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां। अब अपने को यह पता होना चाहिए कि इन मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम क्या है। मुक्त मूलक देखा जाए तो एक तरीके से कार्बोनाइन की तरह ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, बस वहां जो इलेक्ट्रॉन थे वो 6 हैं, यहां पर 7 दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र की भांति कार्य कर रहा होता है। तो आप लोगों को कार्बोनाइन के स्थायित्व के बारे में पता होना चाहिए, साथ में मुक्त मूलक के स्थायित्व के बारे में पता होना चाहिए।
मुक्त मूलक के स्थायित्व का सामान्य क्रम। मुक्त मूलक के स्थायित्व का सामान्य क्रम। देखिए, अगर मेरे पास कार्बन है और उसके पास में तीन बेंजीन वाले हैं, यहां पीएच, तो इन तीनों को मैं एक ही चीज है जिसको तीन अलग तरीके से लिख रहा हूं और यहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। मैंने अनुनाद में आपको सिखा दिया कि मुक्त मूलक अनुनाद में कैसे जा रहा होता है। मुक्त मूलक में अनुनाद, कहीं मुक्त मूलक है तो उसमें अनुनाद कैसे होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। और मैं आपको बता दूं कि इस मुक्त मूलक को इन तीन वलय के द्वारा अनुनाद मिल रहा है। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा बता देता हूं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, ये मुक्त मूलक है। जब इसमें अनुनाद होता है, ये मान के चलते हैं यहां से टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक यहां, ये दोनों मिलकर यहां डबल बॉन्ड आ जाता है। समझिए, मुक्त मूलक है, ये टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक यहां, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहां बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये बन गया। तो इसमें अनुनाद होता है। अगर मान लीजिए अपने पास यह है और यहां मुक्त मूलक की बात करें कि इस कैसे अनुनाद होता है, तो ये यहां से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो आप, ये टूट के एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक यहां आ गया, ये दोनों मिल गए यहां। बाकी ऐसा कैसा फिर आगे चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वलय है, बेंजीन वलय है, इसको अनुनाद दे रही है और अनुनाद होने की वजह से स्टेबल ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर दो ही वलय हैं, पीएच लिख दिया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए दोनों बेंजीन वलय हैं, ऐसी है और ऐसी जब है तो यहां अनुनाद हो रहा होता है। लेकिन इससे कम होगा, यहां तीन अनुनाद दे रही है या दो ही दे रही है, इसलिए स्थायित्व तो कम है। अगर मेरे पास एक ही है तो वो स्थायित्व इससे भी कम देगी। ये देखो आप, और भी है, बताते हैं आपको। अब अगर मान लीजिए यहां सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, तो बेंजीन वलय का जो है अनुनाद ज्यादा इफेक्टिव है इसकी तुलना में। और यहां आपको हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बता दिया था कि यहां इसका स्टेबिलिटी इससे कम है। तीन मिथाइल ग्रुप में देखो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र को तीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? तीन। इधर से मिल रहे हैं, इधर से तीन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देखिए इसको बढ़ा रहे हैं, इसके स्थायित्व को बढ़ा रहे हैं। अगर दो ही होते तो इसकी तुलना में कम होता हो, इसका स्थायित्व इससे कम होगा। और अगर एक ही मिथाइल है तो उसका स्थायित्व उससे भी कम होगा। ऐसे है तो अब ये कैसे हाइपर कंजुगेशन देता है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया था। इसके बाद अगर मिथाइल है उस पर फिर रेडिकल है, उससे कम होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी उससे भी कम है। और तो और अगर आप देखें डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही है पर यहां है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम होती है, क्योंकि इधर भी sp2 इधर भी sp2, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, निवास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो गई। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर है फिर रेडिकल तो इसकी स्टेबिलिटी तो उससे भी कम हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि स्टेबिलिटी देखें कैसे। ये 7 इलेक्ट्रॉन रखने वाला केंद्र है, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है। कोई भी ऐसा कारक है, कोई भी ऐसा कारक जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है,
कोई भी ऐसा कारक जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले 3 कारक हैं जो अनुनाद के द्वारा इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। यह अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी मिलने के लिए 2, यहाँ 1 रिंग आ रही है, यह अनुनाद के द्वारा बढ़ रहा है। यह अनुनाद नहीं हो रहा लेकिन हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है। प्रेरणिक प्रभाव और हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। इधर इसको 3 जगह से मिल रही है, 2 जगह से मिल रही है, एक ही जगह से मिल रही है। यहाँ खुद ही नहीं मिल रही है, ठीक है। यह डबल बॉन्डेड वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के इसको बेकार कर दिया, 2 तरफ से खींच रहा है और बेकार हो गया। यहाँ sp कार्बन की विद्युतीयता और ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। विद्युतीयता के लिए ध्यान रखना कि sp कार्बन की विद्युतीयता हमेशा sp2 से ज़्यादा होती है, sp2 की हमेशा sp3 से ज़्यादा होती है। ये विद्युतीयता क्रम आ रहा है भाई, जो अपने को पता होना चाहिए। इस तरीके से आपके पास ये मुक्त मूलक था 2 नंबर का मध्यवर्ती। मुक्त मूलक के बाद में हम लेते हैं कार्ब ऋणायन, ठीक है, यस। कार्ब ऋणायन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसको कार्ब एनाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्ब एनाइन। तीसरा मध्यवर्ती है क्या? कार्ब एनाइन। कार्ब ऋणायन, यस। देखो कार्ब ऋणायन में होता क्या है, जब कार्बन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वाई मान लीजिए आप, और ये इलेक्ट्रॉन देकर यहां से चला जाए, ठीक है, ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन देकर चला जाए तो वाई पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके गुण क्या हैं, तो देखो जी, यहां संकरण, सामान्यतः संकरण की बात करें तो संकरण आपको देखना आता है कि ये अनुनाद में नहीं जा रहा है, 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो sp3 संकरण हो गया। ज्योमेट्री इसकी कैसी है? ज्यामिति इसकी चतुष्फल की है। ज्यामिति इसकी चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये खुद नाभिक इस नहीं, एक तरीके से ये खुद नाभिक इसको चाहने वाला हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी बात, ये लोन पेयर है और अष्टक पूरा हो रहा है, तो ये लुईस क्षार की तरह काम करता है। लुईस क्षार आपको पता है क्या है, जिनका अष्टक पूर्ण होता है और लोन पेयर दे सकते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। बस में क्या होते हैं, वो लुईस क्षार की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने पास से क्या हो गया, लुईस क्षार हो गया। इसके बाद देखिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, जोड़े के रूप में है। तो जो चुंबकीय प्रकृति है वो देखते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होते हैं तो इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डाया मैग्नेटिक, यस। तो ये अपने पास ऐसे आ गया। अब जब कार्बन पर ऋणावेश हो तो ये ध्यान रखना कि हमेशा संकरण sp3 नहीं होगा, समझिए, हमेशा sp3 नहीं होगा। हम जनरल बात करते हैं कि कार्बन पर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है तो फिर वो sp3 संकरण, सामान्यतः sp3 संकरण की बात करते हैं।
सामान्यतः sp3 संकरण की बात करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कार्बन परिणामीय हो तो हमेशा संकरण sp3 होगा। नहीं 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 नहीं, sp2 भी होता है, sp होता है, और कैसे होता है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और आपके लिए वो संकरण बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने अनुनाद में भी देखा था और अब यहां भी देखेंगे कि लगता तो sp3 है और होता sp2 है, और कहीं कहीं sp3 लगता है sp3 होता है। तो संकरण कहीं कहीं लगता है कि ये तो sp2 हो जाएगा, नहीं होता है, sp3 ही रहता है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि कभी sp2 दिखता है और sp3 हो जाता है, कभी sp3 दिखता है और sp2 हो जाता है। उन सब केसेस को हम देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम आएंगे आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, निम्न कार्ब ऋणायन का संकरण बताइए, ठीक है। और कार्ब ऋणायन का संकरण बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम तो क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ठीक है। उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। ये कार्ब ऋणायन चल रहा था, डायरेक्ट आते ही आपको याद रखना मैं कार्ब ऋणायन बोल के डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा, ये ध्यान रखना। क्या? निम्न में कार्ब ऋणायन का संकरण बताइए, ठीक है।